अच्छा जी, थोड़ा सा ये है कि पहले जरा हम जो सिलेबस है वो एक दफा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें मेनली कवर करने हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एएस में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली जो रीडॉक्स बैलेंसिंग है वो आपने एएस में कवर कर ली थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 24 है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस मेनली आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें कुछ क्वांटिटेटिव वे में कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, हमने देखना है कितना अमाउंट डिपॉजिट हो सकता है, कितना करंट पास होगा। तो ये जो 24.1 है ये टोटली रिलेटेड है टू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। उसके बाद फिर मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है 24.2। ये बेसिकली मतलब ये दो डिफरेंट टाइप के सेल्स है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस जहाँ पे आप जिन सेल्स में कर रहे हैं, दीज आर सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो दीज आर द सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी आप करंट पास कर रहे हैं और उससे केमिकल रिएक्शंस होंगे, सब्सटेंस जाकर डिपॉजिट होगा, आप देखेंगे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो उसमें हो रहा होगा। बाकी फिर ये जो 24.2 है, इट इज रिलेटेड टू दी cells which convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, ये गैल्वानिक सेल्स भी कहलाते हैं, वोल्टाइक सेल्स भी कहलाते हैं। हम इसको ज्यादा मतलब अभी नेम से ऐसा सच नहीं देखेंगे, बट ये है कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये सेल्स किस तरह से बनाए जा सकते हैं, वोल्टेज कैसे मेजर हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे है। और फिर लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं। तो 24.2 ये खैर कोई इतना मेजर टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कहने को 3 पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन ये बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेन हमने 24.1 और 24.2 पे जो है वो फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हम बात स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये क्योंकि आप सबका ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है तो ये जस्ट बिल्कुल थोड़ा सा हम रिवीजन इसका देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं? सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कराएंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास करेंगे जिससे केमिकल रिएक्शंस जो है वो इनिशिएट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो आपको ध्यान में रखना है, मतलब जो बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की जो डायग्राम आपने पढ़ रखी है, यानी क्या होता है कि हमारे पास लेट सपोज ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? दीज आर कंडक्टिंग रॉड्स। अब इसमें जो टर्म्स हम मेनली यूज करते हैं कौन कौन सी? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये लिक्विड है जिसमें से करंट पास होगा। सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज। अब वो मोल्टन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कुड बी मोल्टन और इट कुड बी एक्वस। ठीक है जी, मोल्टन भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है। और या तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं या फिर एसिड्स होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड या एसिड्स जो है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो या तो कोई आयनिक कंपाउंड होगा। आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो ये मोल्टन भी हो सकता है, और
ये एक्वियस फॉर्म में भी हो सकता है, बट एसिड जो है ये एक्वस फॉर्म में ही एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। आई होप ये सबको क्लियर होगी चीज। ठीक है। और उसके बाद जो एक और टर्म हम इसमें यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट, ये तो वो सब्सटेंस हो गया जिसको आपने करंट के थ्रू डीकम्पोज करना है। ठीक है, इट इज दी सब्सटेंस विच डीकम्पोजेस। कोई चीज समझ में ना आए बेटा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं मेनली मेरा जो मतलब इंटेंशन है, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि ये आपने पढ़ा हुआ है वो लेवल्स में, तो मैं उस हिसाब से चीजों को लेके चलूंगा। ठीक है, बट कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसमें से पूछ लीजिएगा। तो सब्सटेंस विच डीकम्पोजेस व्हेन करंट पासेस थ्रू इट। ठीक है, और ये या तो मोल्टन फॉर्म में होगा या एक्वियस फेज में होगा। ऐसे ही दूसरी जो टर्म है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स क्या है? दीज आर कंडक्टिंग रॉड्स। ये बेसिकली करंट पास कर रहे हैं इनटू द सोल्यूशन। ठीक है, जो भी आपकी बैटरी है उससे करंट लेके सोल्यूशन में करंट पास करेंगे। तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं। दीज आर कंडक्टिंग रॉड्स मेड अप ऑफ मेटल और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ये कंडक्टिंग रॉड्स होंगी, या तो मेटल की बनी होंगी या फिर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। फिर मेटल भी रिएक्टिव भी हो सकता है और इनर्ट भी हो सकता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि आप कह लें प्लैटिनम या पैलेडियम, इस टाइप के इलेक्ट्रोड ये कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव कंसिडर किए जाते हैं। और रिएक्टिव की एग्जांपल्स में कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, ठीक है जी, सिल्वर आ सकता है। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं जो करंट पास करेंगे। यानी सपोज अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे बैटरी होगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से हमने करंट पास करना है। तो अब इसमें क्या है कि बैटरी का जो टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर होगा, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये पॉजिटिव कंसिडर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दे आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू ये एंटर हो रहे हैं किसमें? सोल्यूशन में। ठीक है, और सोल्यूशन से बाहर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड हो गया विच इज कनेक्टेड टू दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये आपको याद होगा कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इज नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। ठीक है, ये एनोड हो गया। कैथोड इज वेयर रिडक्शन अकर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हों या आप कह लें कि चाहे वो कोई भी सेल हो, वेदर वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल और केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, जो मेन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे क्या है? रीडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मेन रिएक्शन क्या हो रहा है? रीडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और ये बेसिकली आपका जो रीडॉक्स रिएक्शन है ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। तो हम कह रहे हैं कि कैथोड पे रिडक्शन होगी। कैथोड इज वेयर रिडक्शन अकर्स, वेयर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, एंड एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ये तो जस्ट बेसिक्स जितनी भी थी वो सारी हमने इसमें डिस्कस कर ली। हाँ जी, ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम आ जाएं प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ बात स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज इफ वी हैव मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। जी, ये सबको क्लियर है? देखिए, मुझे आप बता देंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम आगे दूसरी एग्जांपल्स पे जाते जाएंगे जी। इसकी डायग्राम, इसके रिएक्शंस सबको क्लियर है किस तरीके से लिखने हैं? मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, तो हाउ टू राइट द रिएक्शन हैपनिंग एट कैथोड एंड हाउ टू राइट द रिएक्शन हैपनिंग एट द एनोड। ठीक है, तो
यानी ये सबको क्लियर होगा कि आपके पास दो ही आयन हैं, सोडियम आयन Na प्लस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड और Cl माइनस विल मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो Na प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये गेन करेगा, और गेन करने के बाद सोडियम में कन्वर्ट होगा, और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज डाइल्यूट एक्वस, या चले हाँ ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सोडियम सल्फेट। ठीक है, डाइल्यूट एक्वस सोडियम सल्फेट। जी। और सपोज हम कहते हैं कि यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो अब क्योंकि सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है, ये वाटर में जाकर डिसॉल्व होगा, और इसका मतलब हमारे पास आयंस कौन से प्रेजेंट होंगे, Na प्लस और सल्फेट आइन SO4 2 माइनस, H प्लस आइन, ये वाटर से आ रहे हैं, एक्वस से H प्लस आइन और OH माइनस आइन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो सोडियम और सल्फेट आइन है ये तो सोडियम सल्फेट से आ रहे हैं, और H आइन और OH आइन ये कहाँ से आ रहे हैं, वाटर में से आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने रिएक्शंस लिखने हैं, रिएक्शंस हैपनिंग एट, लेट्स सपोज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड है। इन दिस केस नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड, टुवर्ड्स विच कैटाइंस मूव। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन में सोडियम आइंस मौजूद हैं तो सोडियम आइंस किस तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच आइंस विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, Na प्लस एंड H प्लस। पॉजिटिव आइंस जो है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, सोडियम आइन एंड हाइड्रोजन आइन। ठीक है। अच्छा, अब जो आप कह लें कि डिपोजिशन है या द केमिकल रिएक्शंस जो कैथोड और एनोड पे होंगे, ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, व्हाट केमिकल रिएक्शन बट अकर एट कैथोड और एनोड, इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। हम इसको यूं कह सकते हैं कि फैक्टर्स फैक्टर्स दैट affects the, or which decides the reaction happening at an electrode, at an electrode। कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। नंबर वन, इट डिपेंड्स ऑन द position of the element in the electrochemical series or reduction potential series, position of element in reduction potential series। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर टू, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ solution, and number three, it depends on nature of electrode, nature of electrode। So these three factors will decide which reaction will happen at cathode or anode। ठीक है, first of all we'll look at the position of element in the reduction potential series। इसको हम electrochemical series कहते हैं वैसे। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये बेसिकली, मतलब आपने ओ लेवल्स में वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, ये कुछ उससे मिलती जुलती है। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया देता हूँ, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको आइडिया है, बट ये है कि हम इसको यहाँ पे एक, वैसे तो हमने इसको आगे डिटेल में जो सेकंड टाइप ऑफ सेल्स है उसमें डिस्कस करना है, बट ये है कि अभी से हम इसको जरा देखते हैं ताकि आपको शुरू से ही बात क्लियर हो। अच्छा जी, देखें, अब ये इस टाइप की सीरीज जो है ये आपको गिवन होगी। ठीक है, क्योंकि डेटा बुकलेट होगी नहीं तो क्वेश्चन के अंदर ही जो है, या तो हो सकता है पेपर के एंड पे पूरी सीरीज दे दी जाए, या इसका जो एक रिक्वायर्ड सेक्शन होगा वो आपको दे दिया जाए। तो अब ये जो ये अगर आप हेडिंग पढ़ें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल्स मीन्स के मतलब आप ये देख रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ रिडक्शन, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
ठीक है, तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा एलिमेंट कैथोड पे जाके, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कैथोड पे क्या होना है, एट कैथोड रिडक्शन होना है। तो अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, आपके पास दो आयंस हैं, Na+ और H+। तो आप सिंपली क्या देखेंगे कि द आयन और द एलिमेंट whose reduction potential is high will get reduced। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में जाके सोडियम का और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71। ठीक है, -2.71। तो हमें सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम हो गया, इट इज -2.71। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। ठीक है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0। ठीक है, तो अब ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आई वैल्यूज, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बिकॉज ये 0 है, ये माइनस में है। दैट मीन्स के हाइड्रोजन हैज अ हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें रिडक्शन की एबिलिटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस होगा। और चाहे तो आप डायरेक्ट इक्वेशन भी यहाँ से देख सकते हैं कि व्हेन इट रिड्यूसेस इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाइड्रोजन। और सिंपल रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड 2H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन बिकम्स H2। तो कैथोड पे तो आप सिंपली हमेशा जब भी डिसाइड करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे डिसाइड करेंगे। आपने सिंपल ये देखना है किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। सपोज मेटल X+ है, Y+ है, तो आप सिंपली ये देखेंगे इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, मोर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वो हमेशा रिड्यूस होगा। या अगर दोनों नेगेटिव है तो जिसका लेस नेगेटिव होगा वो रिड्यूस होगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात। ये तो हो गया पहला फैक्टर कि हाउ टू डिसाइड द रिएक्शन हैपनिंग एट कैथोड बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, सबको क्लियर है। अच्छा, उसके बाद तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जी एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड सोडियम आयन विल रिमेन इन द सोल्यूशन, Na+ will remain in the solution, it remains in solution। और H+ आयंस जो हैं वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, अब आ जाए एनोड, एट एनोड। तो एट एनोड, एनोड पे कौन से आयंस हैं हमारे पास, सल्फेट आयंस। ठीक है, सल्फेट आयंस SO4 2- और हाइड्रोक्साइड आयंस, यही दो आयंस हैं, SO4 2- और OH-। तो अब एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन होनी है, ये याद रखिएगा, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या देखेंगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन द पार्टिकल और द स्पीशी विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। द पार्टिकल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें जितनी भी इक्वेशंस हैं ये रिवर्सिबल की फॉर्म में लिखी गई है, रिवर्सिबल एरो, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। दैट मीन्स कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये रिडक्शन को शो कर रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं जस्ट क्रोमियम की बात कर रहा हूँ, तो अगर क्रोमियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हाँ जी, व्हाट वुड बी इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74 क्रोमियम का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है पोटेंशियल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फॉर दी बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो लेट सपोज अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, +0.74। तो जितना रिड्यूस होने की एबिलिटी कम होती जाएगी, माइनस में होती जाएगी, उतनी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, प्लस में जाती जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या देखना है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, वैसे तो आप सिंपल ध्यान में रख सकते हैं सल्फेट जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता, बिकॉज सल्फेट में सल्फर जो है वो अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फेट आपको फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, यहाँ पे हमें सल्फेट जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, SO4। और क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन देखना है, तो ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +2.01, +2.01। और ऐसे अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन के लिए देखें, मैं जस्ट थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, वरना आप जस्ट सिंपल डायरेक्ट लाइन में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए अगर हम देखेंगे तो दिस इज 0.40, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, +0.40, तो दैट मीन्स कि इसके ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है ये चीज, यही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की है। यदि पार्टिकल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, तो आप यहाँ देख लें हाइड्रोक्साइड की रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, 0.40, और सल्फेट का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 2.01, यानी इसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी कम होगी। और सिंपल आप यूं भी सोच सकते हैं कि सल्फेट आयन में सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 × 4 -8, तो ओवरऑल चार्ज -2 लाने के लिए सल्फर +6, तो ऑलरेडी हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा आप इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकते। तो सल्फेट तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो दैट मीन्स ऑक्सीडाइज कौन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। और क्योंकि ये रिडक्शन की इक्वेशन है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, इसको रिवर्स कर देंगे ऑक्सीडेशन के लिए। तो जो प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्टेंट साइड हो जाएगी। तो एट एनोड रिएक्शन क्या होगा, 4OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, दिस वुड बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। हाँ जी, क्लियर है ये, इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा चलें, अब एक एग्जांपल जो है वो हम एक आप खुद से देख लें, मतलब वैसे ही जस्ट मुझे बता दें, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो आयंस कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, Na+, H+, OH-, और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इसका मतलब OH आयन दोनों तरफ से आ रहे हैं, वाटर में से भी, और हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद भी रिलीज कर रहा है। ठीक है जी, तो हाँ जी, अब रिएक्शन क्या होगा, अच्छा इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। क्योंकि एक्वस सोडियम अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चले पहले आप मुझे बताएं एट कैथोड रिएक्शन क्या होगा, फिर मैं अपनी बात आगे करता हूँ। हाँ जी, व्हाट वुड बी द रिएक्शन हैपनिंग एट कैथोड? जी बेटा, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड की तरफ कौन सा आयन रिड्यूस हो रहा होगा? हाँ जी, हाइड्रोजन।
देखें इसमें क्या है, क्योंकि ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कली है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कली का मतलब क्या हो गया कि द सॉल्यूशन वुड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट एच आइन की क्वांटिटी ना होने के बराबर होगी। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन वुड बी वेरी स्मॉल, मतलब इतनी कम होगी कि इनके रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के चांसेस नहीं होंगे। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब वहां पे एच आइन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो अब आप यहाँ पे कैथोड पे ये नहीं कहेंगे कि एच आइंस विल मूव टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रोड, गेन्स इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, जाहिर सी बात है, हम ये भी नहीं कह सकते कि सोडियम आयन जो है, क्योंकि देखें यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है NaOH, जब वाटर में आएगा इट विल ब्रेक इनटू आयंस। ठीक है, सपोज ये हमारे पास ये वाटर है, इसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया NaOH, तो सोडियम आयन विल ब्रेक इनटू, NaOH विल ब्रेक इनटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, एंड जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये ब्रेक होंगे और H आयंस OH आयंस बनेंगे। बट H आयंस जो हैं दे विल रिएक्ट विद some of the OH ions to reform into water. So that means that we would have three different particles present in the solution. ठीक है, ये जो H आइंस हैं ये सोल्यूशन में मौजूद नहीं है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन में H आइंस मौजूद नहीं होंगे। आपके पास क्या मौजूद है? We have sodium ions present in the solution, hydroxide ion present in the solution, and water molecules, unionized water molecules. ठीक है, वी हैव अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन में कह रहे हैं कि एच आइन मौजूद है, तो फिर वो अल्कलाइन सोल्यूशन तो नहीं है। तो इसका मतलब वाटर एज अ पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो कैथोड पे इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आइंस, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन आइंस आपके पास क्या मौजूद है? सोडियम आइन और वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर रिएक्शन देखें आपको रिएक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो एच आइंस जो है वो सोल्यूशन में मौजूद नहीं होंगे, और H2O2 के लिए जो इक्वेशन हम लेंगे, ठीक है, ये देखें, यानी पहले हमने क्या कहा था कि सोल्यूशन में से एच आइंस जो है वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे, स्टिल हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। बट अब आप रिएक्शन कौन सा शो करेंगे? इन केस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, याद रखिएगा कि इन केस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम एट कैथोड, वाटर will get reduced। तो अगर आप ये रिएक्शन देखें, एच वाटर मॉलिक्यूल गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन गैस, तो वही सेम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? इस दफा एच आइंस की जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं, ये रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ये रिएक्शन मेंशन करेंगे एट कैथोड। रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2H2O। कैथोड पे इस दफा रिएक्शन क्या होगा? एट कैथोड 2H2O प्लस 2 electrons gives H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, और अगर आप इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे हैं तो विच इज -0.83, विच इज स्टिल, अगर आप इसको सोडियम से कंपेयर करेंगे तो सोडियम का पोटेंशियल स्टिल वेरी मच नेगेटिव देन वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब कि रिडक्शन कौन होगा? किसकी रिडक्शन होगी? जिसकी वैल्यू लेस नेगेटिव है, और लेस नेगेटिव किसकी है? वाटर मॉलिक्यूल। तो बस सिंपल ये थोड़ा सा पॉइंट एक ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एचाइन की इक्वेशन लिख के आ गए ना तो वो टेक्निकली गलत हो जाएगी। तो जहां भी अल्कलाइन सोल्यूशन होगा वहां हम कैथोड पे एचाइंस की जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स की इक्वेशन लिखेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी। हाँ जी, बाकी सबको भी क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट केसेस, बाकी मेरे ख्याल में एनोड वाली इक्वेशन सेम होगी, हाइड्रोक्साइड टाइम तो वो बताने की जरूरत नहीं है। एक और केस ले लेते हैं, लेट सपोज डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलें, अब ये आप मुझे बताएंगे, डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो which ion will be oxidized at anode?
and which particle will be reduced at cathode. तो at cathode कौन सा आयन जाएगा टुवर्ड्स दी कैथोड और रिड्यूस होगा? जी, ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ जी, जल्दी जल्दी बता दें, शाबाश। कैथोड की तरफ कौन सा आयन जा रहा है? डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H प्लस आइन, बिकॉज सोल्यूशन में पॉजिटिव आइन है ही H, ये तो क्योंकि एसिडिक सोल्यूशन है ना, तो इसमें तो H आइंस मौजूद होंगे ऑब्वियसली। तो एट कैथोड जो है वो कौन से आइंस मूव करेंगे? हाइड्रोजन आइंस गेन्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स H2। यहाँ तो कोई कंपेटिटर भी नहीं है, हाइड्रोजन आइंस ही है, तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं एट एनोड। तो अगेन प्रॉब्लम क्या आ गया कि एसिडिक सोल्यूशन है, दैट मीन्स के OH आइन तो सोल्यूशन में होंगे नहीं, सो दैट मीन्स वी हैव क्लोराइड आइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो या तो क्लोराइड आइंस मूव करेंगे या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे। और अब आपको डिसाइड करना है बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन देखना है ना हमने, तो पहले क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ जी, क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? +1.36। ठीक है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन और क्लोराइड आइन। अब देख लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस बननी है और ऑक्सीडेशन करानी है, तो दैट मीन्स कि हम ये वाली इक्वेशन लेंगे जिसमें 2H2O लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ऑक्सीजन। और अगर आप इसका पोटेंशियल देखें तो कितना है? 1.23। तो वाटर का है 1.23 और क्लोरीन का है 1.36। तो किसका कम है? वाटर मॉलिक्यूल का। तो दैट मीन्स के इन केस ऑफ डाइल्यूट एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, water molecules will get oxidized. H2O will get oxidized and its reduction potential is 1.23 और क्लोरीन का है 1.36। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2H2O। अब रिएक्शन रिवर्स कर देंगे बिकॉज हमने ऑक्सीडेशन के लिए लिखना है। तो 2H2O प्लस 2H2O gives O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये है क्वेश्चन। O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सो अगेन वी गेट ऑक्सीजन गैस, चाहे हाइड्रोक्साइड आइन जाए या वाटर मॉलिक्यूल जाए, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन वी गेट ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि विच आइन वी विल राइट व्हेन वी हैव अल्कलाइन। जब अल्कलाइन मीडियम होगा तो उसमें H आइन मेंशन नहीं करने, और जब एसिडिक मीडियम होगा तो उसमें हाइड्रोक्साइड आइन मेंशन नहीं करना। ठीक है, अगर अल्कलाइन मीडियम है तो कैथोड पर वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। और अगर एसिडिक मीडियम है तो एनोड पर वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे और ये प्रोडक्ट वही बनेगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। हाँ जी, क्लियर है? जी, अब अगर सबको क्लियर है तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका। ठीक है, तो ये जितने भी केसेस है ये हमारे कवर हो जाएंगे अब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान में रखना कि अल्कलाइन मीडियम में कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल की इक्वेशन लिखनी है और एसिडिक मीडियम में एनोड पर भी वाटर मॉलिक्यूल की ही इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, चलें, एक और आखिरी में क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये आपने मुझे क्वेश्चन लिख के देनी है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि देखें हमने जो अब तक जितनी भी बात करी है ना, मैंने आपको अभी स्टार्ट में लिखवाए थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी रिएक्शन हैपनिंग एट एन इलेक्ट्रोड। अभी तक हमने सिर्फ पहले फैक्टर को ही देखा है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। अब आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ हैलाइड, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैलाइड और मतलब वाटर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लोराइड की रिडक्शन पोटेंशियल है 1.36, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23। तो हम कहते हैं कि इफ सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, ये ओ लेवल्स में भी आप पढ़ते थे कि इफ सोल्यूशन इज
concentrated, then instead of water, Cl minus will get oxidized at एनोड। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो दैट मीन्स के सोल्यूशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड आइंस। Cl माइनस की क्वांटिटी काफी ज्यादा मौजूद होगी, तो Cl माइनस के ऑक्सीडाइज होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन गैस एट द एनोड, वी गेट क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस बनना शुरू हो जाएगी और वो ग्रीनिश येलो फ्यूम्स जो है वो आना शुरू हो जाएगी। रीजन क्या है? बिकॉज सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, इसकी वजह से आपको बजाय, अच्छा ये सिर्फ हैलाइड आयन, दिस विल ओनली, जो कंसंट्रेशन है ये कहाँ मैटर करेगा? अगर सोल्यूशन में हैलाइड आइंस हैं, या एक्स माइनस को हैलाइड समझ लें, ठीक है, इफ सोल्यूशन कंटेन हैलाइड आइंस देन कंसंट्रेशन मैटर्स। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? हाँ जी, ये बात सबको समझ में आई है कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा। मतलब कंसंट्रेशन वहां मैटर करेगी जहां पे पोटेंशियल्स जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स तकरीबन सेम हो, काफी क्लोज वैल्यूज हो, तो वहां पे कंसंट्रेशन मैटर करना शुरू कर देती है। ठीक है जी, क्लियर है ये? अच्छा जी, अब उसके बाद एक और चीज जो हम देख लेते हैं, यानी हमने दो फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं तीसरे फैक्टर पे, विच इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, सपोज आपके पास कॉपर टू सल्फेट है, कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ग्रेफाइट वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो आप सब समझे कि ये हमारा सेल डायग्राम है, और इस दफा आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ये कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर जो है वो एज एन इलेक्ट्रोड मटेरियल यूज हो रहा है, और सोल्यूशन में क्या मौजूद है? एक्वस कॉपर टू सल्फेट विच कंटेन कॉपर आयन, सल्फेट आयन, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। तो कैथोड का रिएक्शन वही सेम होगा। कैथोड की तरफ आपने क्या देखना होगा? सोल्यूशन में कॉपर आयंस मौजूद है और H प्लस आयन मौजूद है, तो हम देख लेंगे दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर हम कॉपर और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो जीरो है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? Cu2 प्लस गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन, इसका पोटेंशियल है प्लस 0.34, मतलब जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब कॉपर आयन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो एट कैथोड रिएक्शन क्या हो जाएगा? Cu2 plus gains two electrons becomes copper. So at cathode, ये जो कॉपर आयंस हैं, they will move towards the cathode, will gain electron, और ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे एट द कैथोड। ठीक है, ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। और एट एनोड क्या होगा? एट एनोड के कॉपर टू सल्फेट है, दैट मीन सोल्यूशन कंटेन SO4 2 माइनस और OH माइनस। ठीक है, तो सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में तो मुझे पता है OH आयन के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज इसका पोटेंशियल जो है वो लेस है। तो हाइड्रोक्साइड का पोटेंशियल कितना था? हाइड्रोक्साइड का पोटेंशियल दैट वाज प्लस 0.40। ठीक है, और अब अगर आप देखें जो आपका मतलब मेटल है, जो इलेक्ट्रोड है, इज मेड अप ऑफ मेटल कॉपर, और कॉपर का अपना रिडक्शन पोटेंशियल अगर देखा जाए, जो भी हमने देखा, तो कॉपर का अपना रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? plus 0.34, which is less than the reduction potential of hydroxide ions. तो विच मीन्स कि अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो बजाय इसके कि सोल्यूशन में से कोई आयन आके ऑक्सीडाइज हो एट एनोड, मेटल इटसेल्फ विल ऑक्सीडाइज, बिकॉज मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बाकी आयंस के मुकाबले में कम है। ठीक है, तो मेटल इटसेल्फ विल ऑक्सीडाइज, कॉपर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा, और हम कहेंगे जो कॉपर है ये आयोनाइज होकर सोल्यूशन में आना शुरू होगा। कॉपर आइंस, और जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ये ट्रेवल करना शुरू कर देंगे सर्किट में। तो एट एनोड कॉपर रॉड इटसेल्फ विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड आयोनाइज एंड मूव इनटू सॉल्यूशन।
तो ये क्या हो गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मैटर कर रही है। ये अगर हमारे पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोड है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आयंस के मुकाबले में कम है, तो वो मेटल इटसेल्फ स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो एनोड है ये इसका मास ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ठीक है। तो ये तीसरा फैक्टर जो है ये हमने डिस्कस कर लिया, जहां नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मैटर करे। बट दिस इज ओनली व्हेन वी हैव अ मेटल which has a reduction potential less than the ions present in the solution। हाँ जी, तो ये तीनों केसेस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के डिस्कस कर लिए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। सबको क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा, ये तो हमने मतलब क्वालिटेटिवली बात कर ली। अब आ जाते हैं इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस जो हैं ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो अब सपोज हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, जिसमें आप सिल्वर डिपॉजिट करा रहे हैं एट दी इलेक्ट्रोड। लेट्स से ये आपके पास सिल्वर रॉड है, सिल्वर का एनोड है, सिल्वर का कैथोड है। ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, प्लस माइनस, सिल्वर एनोड। ठीक है, एंड दिस इज सिल्वर कैथोड। और सोल्यूशन जो है ये सिल्वर का ही कोई सोल्यूशन है, लेट्स से सिल्वर नाइट्रेट है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर नाइट्रेट है। तो अब मुझे पता है कि सोल्यूशन में क्या मौजूद है, सिल्वर आइंस मौजूद है। और ये सिल्वर आइंस जो है ये कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो रहे होंगे, बिकॉज सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हायर होगा एज कम्पेयर टू एच आइंस। तो एट कैथोड रिएक्शन क्या होगा, Ag plus will gain electron to become Ag। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम इस इक्वेशन को रीड करें तो ये क्या है, दिस सेज 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन gains 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम 1 मोल ऑफ सिल्वर। तो मतलब अगर आपने 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट कराना है, 1 मोल सिल्वर का मतलब हो गया 107 पॉइंट या 108 कर ले, अराउंड 108 ग्राम। ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक मास है 107 पॉइंट समथिंग। तो 108 ग्राम अगर आपने सिल्वर डिपॉजिट कराना है, तो डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, सपोज ये आपने सिल्वर इस पर डिपॉजिट कराना है, ये सिल्वर है। तो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कराने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करने होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं ना, सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जी 1 मोल अगर सिल्वर डिपॉजिट कराना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने पास करने होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। और अब मुझे ये देखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करेंगे, बिकॉज मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज शुड वी हैव टू पास टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर ऑन दी कैथोड। कैथोड पे 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सर्किट में कितना कितना चार्ज पास करना हो। ठीक है। तो अब ये चीज आपको डेटा बुकलेट में भी गिवन होगी, पेपर में भी दी जाएगी कि 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, और 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ठीक है, दिस इज द चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इट इज, मेरे हमेशा फिजिक्स में आप ये वैल्यू पढ़ते नहीं होंगे। तो इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या फाइंड करना है, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी कर रहा है तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 ये कितना चार्ज कैरी करेंगे,
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो रफली हम जो आंसर डायरेक्ट मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, विच इज 96,500 कूलम्स। एक्चुअल आंसर हो सकता है इससे थोड़ा डिफर करे, बट हम ये वैल्यू अज्यूम करेंगे 96,500 कूलम। दिस इज द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करेंगे 96,500 कूलम। एंड ये बेसिकली इसको फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं, वन इज इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम इज इक्वल्स टू 1 फेरेडे। फेरेडे क्या है? ये चार्ज का यूनिट है, लार्जर यूनिट है। ठीक है, तो फेरेडे इज अ लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 फेरेडे कितने चार्ज के बराबर है, कितने कूलम्स के बराबर है? 96,500 कूलम। तो अब यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है, एफ इज इक्वल्स टू एल ई। ठीक है, नाउ एफ क्या है? इट इज द चार्ज फेरेडे, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एफ क्या है? इट इज दी, ये फेरेडे है, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल क्या है? एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। एवोगैड्रो नंबर क्या है? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल, इन 1 मोल, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है? इज द चार्ज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये वही चीज है जो हमने ऊपर ड्राइव की है अलग अलग तरीके से। इसको हमने देखा, यहाँ पे आपने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देख लिया कि एफ इज इक्वल्स टू एल ई। एवोगैड्रोस नंबर को चार्ज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ इज इक्वल्स टू एल ई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिलेशन है, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन पेपर में आती है। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा, हम इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है कि आपको पता लग जाएगा किस तरह के सवाल इसमें आ सकते हैं। अब जैसे देखें, ये क्वेश्चन है, द apparatus shows a cell which can be used to determine a value for the Avogadro constant L। ठीक है, आपने एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसमें यही सेल डायग्राम हमें दी गई है और वही सेम इलेक्ट्रोड जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, नेम कंपोनेंट एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर है, रियोस्टेट कहते हैं, पावर सप्लाई है, तो एक्स क्या होगा? ये एमीटर होगा। ठीक है, आप करंट मेजर करने के लिए एक्स इज, कि कितना करंट पास हो रहा है, इट इज एमीटर। सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट वाई। इलेक्ट्रोलाइट वाई जो है, ये आप मतलब जो जिस मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं उसी का सोल्यूशन यूज करेंगे। तो जैसे अभी हमने कहा कि सिल्वर का सॉलेबल सोल्यूशन लेना होगा, तो सिल्वर का सॉलेबल सोल्यूशन कोई नाइट्रेट ले लें आप, ऑल द नाइट्रेट्स आर वाटर सॉलेबल, तो सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर was passed through the cell for 40 minutes. The mass of the silver cathode increased by 0.50 grams. ठीक है, तो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कितना करंट पास हुआ है? 0.2 एम्पियर करंट पास हुआ है, कितने टाइम के लिए? 40 मिनट्स के लिए। द मास ऑफ सिल्वर कैथोड इंक्रीजेस बाय 0.500 grams. द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, 1.60 इंटू 10⁻⁻90। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 0.500। इसका एक्चुअल एम आर देख लेते हैं क्या होगा। सिल्वर 107.9। ठीक है, तो 0.500 डिवाइडेड बाय 107.9,
यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी, 0.500 डिवाइडेड बाय 107 पॉइंट 4.6 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्ज पास, नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्ज पास, नंबर ऑफ कूलम्स आपने कैलकुलेट करने। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, आपके पास करंट मौजूद है, टाइम मौजूद है, तो ये फॉर्मूला सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक है, आपने सिंपली चार्ज फाइंड आउट करना है, तो Q वुड बी इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, तो कितना करंट कितना पास हो रहा है, 0. फाइंड आउट करने के लिए 0.200 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 40 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 60। हाँ जी, तो 0.2 इंटू 40 इंटू 60, 480 कूलम्स। ठीक है जी, उसके बाद आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, आपके पास ये चार्ज आ गया, इतना चार्ज पास हो रहा है, और मुझे ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इफ वन इलेक्ट्रॉन कैरी 1.60 इंटू 10⁻−19 कूलम, तो 480 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर एट द कैथोड। तो अब देखें यहाँ से जो भी आंसर आएगा, ठीक है, दैट वुड बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड टू डिपॉजिट दिस मच अमाउंट। ये आपने मास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए ना, तो इतने मोल्स के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, तो एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, दैट वुड बी द एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, यहाँ से जो भी आंसर आएगा, लेट्स सपोज आंसर वाई आता है, तो आप कहेंगे कि वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड, वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट 4.6 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो एक मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, दैट वुड बी दी एवोगैड्रोस नंबर, ये हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, the apparatus shows a cell which can be used to determine a value of the Avogadro's constant L। यहाँ से Avogadro's constant की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, बात समझ में आई है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, खैर ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। हाँ जी, सबको क्लियर है। अच्छा, एक और कोई सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, चलें ये देखें, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें जरा, देखें। Aluminum oxide is electrolyzed for 3 hours using carbon electrodes and a current of 3.5 into 10 raised to power 5 amperes. Calculate the mass of aluminum that is formed. मास ऑफ एल्यूमिनियम फाइंड आउट करना है आपने। हाँ जी, और किसी का आंसर आया बेटा, ये सही है आंसर, 3.5 इंटू 10⁻⁵ जी। बाकी किसी का आंसर आया इसके अलावा, aluminum oxide is electrolyzed for 3 hours using carbon electrodes and a current of 3.5 into 10 raised to power 5 एम्पेयर्स। अच्छा, करंट भी इतना ही है, मास भी इतना ही आ रहा है, कैलकुलेट दी मास, तो पहले तो आपने चार्ज कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो पहला स्टेप तो आपने क्या किया, चार्ज कैलकुलेट किया। करंट कितना पास हो रहा है, 3.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू टाइम कितना है, 3 आवर्स, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मिनट्स में, मल्टीप्लाई बाय 60, फिर सेकंड्स में मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 3.78 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। ठीक है, उसके बाद अब ये आ गया हमारे पास, चार्ज आ गया। ठीक है,
अच्छा, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कहते हैं, बिकॉज हमें ये मालूम है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, 96,500 कूलम। तो इतने चार्ज के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इतने चार्ज के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 3.78 इंटू 10⁻⁹ कूलम के लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.78 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 96,500। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दिस वुड बी 3.92 इंटू 10⁻⁴, ये आ गए मोल्स। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज फॉर्म। अच्छा, अब एल्यूमिनियम कहाँ बनेगा, कैथोड में बनेगा। और कैथोड की इक्वेशन क्या होगी, जब एल्यूमिनियम आइंस जाएंगे तो कैथोड की इक्वेशन क्या होगी, Al3+Al, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है, गेन्स 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम Al। तो इसका मतलब टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम वी नीड 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशो आ गया। तो अगर 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो इतने मोल से कितने मोल्स बनेंगे, रेशो बना लेते हैं, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, या आप कह लें कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ सिल्क, 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना है, चले मास फाइंड आउट करना है ना, डायरेक्ट मास कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का मास कितना है, 27 ग्राम। तो 3 मोल से 27 ग्राम आएगा, तो 3.92 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इससे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा या कितना मास बनेगा, ये एक्स। तो 3.92 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा 3.53 इंटू 10⁻⁵ इतना एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि ये इक्वेशन जो है वो आपको बनाना आती हो, ये आपके जहन में हो कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स का और एल्यूमिनियम का रेशो बनाना है लाजमी। ठीक है, अच्छा, अभी आपको एक काम करना होगा कि मैं आपको ये वर्कशीट भी शेयर कर दूंगा, इसके अलावा आप खुद से भी देखें पास पेपर्स में इस टाइप की कैलकुलेशंस के जितने भी सवाल आए हुए हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के सवाल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ताकि ये वाला पोर्शन तो हमने जो हमारे सिलेबस का ये वाला पोर्शन था, कौन सा, जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रोलाइसिस का, अगर हम सिलेबस देखें, ठीक है, तो ये 24.1 जो है ये हमने कवर कर लिया है, 24.1